एक आम घर में पैदा हुए सुरेश नाम के व्यक्ति जो अक्सर इंटरनेट पे छाए रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड ही नहीं, दुनिया के हर उस कोने में वो देखने को मिलते हैं जहाँ पर इंटरनेट की तारें जुड़ी हुई हैं। आज उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में उनसे ही पूछते हैं। सबसे पहला सवाल सुरेश जी हमारा यही रहेगा कि आप एक सुरेश कोथ का जो आपको नाम मिला है, यानी कि एक आम सुरेश से सुरेश कोथ कैसे बने, इसका सफ़र कैसा रहा और क्यों आपने आपके पीछे सुरेश कोथ लगाना उचित समझा, इसके बारे में बताइए। इसका तो बड़ा सिंपल सा एक मामला है। 2001 की बात है, हमारे 12 खाप की पंचायत हुई थी। उसमें एक कमेटी का गठन किया गया था, जो खापों की कमेटियां बनती हैं। हमारी खाप के अंदर प्रजातंत्र है। खेड़ी जालब से सर्वगीय एसडीओ राम सिंह जी प्रधान चुने गए थे और मेरे को जनरल सेक्रेटरी चुना गया था खाप का। उस समय मेरे बारे में खाप के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बिल्कुल युवा था मैं, 33 साल की उम्र थी। और जब हमारे को चुनाव हुआ तो चुनाव में सारी शर्तें लिख करके, सारी जो खाप के संविधान लिखा गया वो लिख करके साइन हुए थे कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे, सेक्रेटरी के तौर पे, उपाध्यक्ष के तौर पे। तो उस समय मेरी पहचान ना होने के नाते मैंने लिखा था सुरेश कोथ, ताकि मेरे खाप के लोग ये पहचाने कि हमारा जो सेक्रेटरी है गांव कोथ से। जो मैं कुछ थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसमें अगर कहीं मेरे को सम्मान मिल रहा है तो साथ साथ में मेरे गांव को भी सम्मान मिल रहा है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है मेरे गांव का नाम जब मैं किसी आदिवासियों के सम्मेलन में बम्बई में, राजस्थान में बोल रहा हूँ, बम्बई में किसी स्टूडेंट्स फेडरेशन में बोल रहा हूँ, बंगलोर में मैं किसी सभा में हिस्सा ले रहा हूँ और मेरे गांव का नाम उसमें आता है, तो मैं अपने आप को गर्व से जोड़ता हूँ। क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का बहुत लंबा सफ़र ज़रूर तय किया, मगर उसमें और कुछ मिले ना मिले सम्मान खूब पाया है, जिसमें मेरा अकेले का सम्मान ना हो करके गांव का सम्मान होता है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर जगह अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम लिखता हूं, सुरेश कोथ। आप एक किसान थे और किसान से अचानक किसान नेता बने, क्या कारण था इसके पीछे? सरकार की नीतियों ने आपको मजबूर किया या समाज में एक आवाज़ के लिए खाली जगह थी? आपने किस कारण से और कब सोचा कि आपको सिर्फ एक किसान नहीं रहना, बाकी किसानों की आवाज़ बनना है? ये बड़ी लंबी कहानी है। आज उस कहानी को हम याद करें, 32 साल हो चुके हैं। शुरुआत में मात्र मैं वोट क्लब के ऊपर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक संघर्ष किया था 1988 में। आज तो बहुत लंबा समय हो गया, पर 88-79 की बात है शायद, धुंधली सी यादें हैं। हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग गए थे, उनके साथ रेल में बैठ के मुचाना से वोट क्लब गया था सबसे पहले। वहाँ जा कर के हमने एक चीज़ महसूस की कि किस तरह राजनीतिक पार्टियों से हट करके एक किसान संगठन किसानों की आवाज़ उठा सकता है। हमने वो 7-8 दिन 10 दिन के लगभग वो संघर्ष चला। उस समय एक आवाज़ थी कि भारत सरकार ने गेट्स समझौते के ऊपर साइन किया था WTO में। डंकल प्रस्ताव के नाम से एक प्रस्ताव आ रहा था, उसके बारे में पूरे हिंदुस्तान के किसानों को विपक्ष के सारे विपक्ष ने प्रचार किया हुआ था कि अगर डंकल प्रस्ताव लागू हुआ तो किसान बर्बाद हो जाएगा। हमने उसके बारे में वहाँ नेताओं से सुना, उसके बारे में बाद में पढ़ा और उसके खिलाफ संघर्ष किया, मगर वो लागू हो गया। वो उदारीकरण के तहत एक नीति है और उस समय नेताओं का ये भी देखा कि कौन WTO के हक में है, कौन WTO के खिलाफ है। एक महाराष्ट्र के बड़े नेता होते थे, शरद जोशी जी उनका नाम था, वो WTO के हक में थे। महेंद्र सिंह टिकैत WTO के विरोध में थे। हम सबसे पहले उनके पास जाना शुरू किया। उसके बाद
हरियाणा के अंदर एक बिजली का बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया चौधरी घासीराम नैन की अध्यक्षता में। अनाप शनाप बिल हो रहे थे, बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शनों बंद पड़े थे, टैरिफ रेट अनाप शनाप बढ़ाए जा रहे थे। ये आंदोलन की शुरुआत लगभग 1991 से हो चुकी थी। हरियाणा के अंदर चौधरी भजनलाल का राज था, वो किसानों की बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे और संघर्ष शुरू हुआ। सबसे पहले उस संघर्ष में हम निसिंग गए थे चौधरी घासीराम की, उसमें वहाँ सरकार के साथ मुकाबला हुआ। 2 किसान शहीद हो गए, एक चूड़ माजरे का था, एक पपनावे का था। उसके बाद बिजली आंदोलनों में हमारे गांव कोथ ने भी काफ़ी हिस्सा लिया। 95 में तो ये कोथ गांव किसान यूनियन वालों का गढ़ बन चुका था। बिजली के बिल बंद कर दिए जनता ने और हम लगातार इस तरह संघर्षों में जाते रहे। संगठनों में जाने से अनुभव हुआ, मगर इन दौरान एक चीज हमने महसूस करी कि जनता अगर एकता करके किसी मुद्दे के ऊपर खड़ी होती है तो सरकारों में हिम्मत नहीं कि उनके ऊपर जबरदस्ती कर सके, क्योंकि इस देश के अंदर प्रजातंत्र लागू है। वोट की चोट से सभी नेता डरते हैं। ये अनुभव करते करते 2004 का समय आ गया, तब ये मुद्दा हल हो गया। उससे पहले मैं खाप कल्चर में 2001 में जनरल सेक्रेटरी, मैंने पहले ही बताया, जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया। फिर हम किसान यूनियन के संगठन की बजाय खाप संगठन में हिस्सा लेकर के किसानों की आवाज़ उठाते रहे और ये सिलसिला लगभग 2001 से 2013 तक रहा। मैं खाप का पहले सेक्रेटरी रहा, उसके बाद एक आम मेंबर भी रहा। लेकिन खाप के अंदर चाहे किसी किस्म का 7-8 आंदोलन हमने खाप में लड़े, सिर्फ 12 खाप में। तो उनमें हमने किसी में सफलता मिली, किसी में सफलता नहीं भी मिली। आप बार बार खाप का जिक्र कर रहे हैं, खाप क्यों बनानी पड़ती हैं और ये खाप क्या होती हैं, इसके बारे में बताइए। जो आपको लोग हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड से देख रहे हैं, उनको खापों के बारे में नहीं पता। खाप क्या होती हैं और क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ती है खापों की। आप जो सालों साल से खापों के साथ जुड़े रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं खापों के, तो खाप क्या होती हैं इसके बारे में बताइए साहब। सबसे पहले खाप का शाब्दिक अर्थ मैं आपने बताऊँ। खाप का मतलब क्षेत्र से होता है, किसी व्यक्ति से, जाति से या धर्म से नहीं होता। खाप एक विशेष एरिया के अंदर जितने भी गांव आते हैं उसमें किसी भी जाति का या धर्म का कोई भी व्यक्ति है, उस खाप का वो जन्मजात मेंबर है। हमारा जैसे खाप का ढांचा बनता है, उसमें कोई सेक्रेटरी बनता है, कोई प्रधान बनता है, कोई प्रधान बनता है, सभी अलग अलग बिरादरियों के होते हैं। और ये दुनिया का सबसे आसान न्याय दिलवाने का एक तरीका है, सबसे आसान। अगर गरीब आदमी को कहीं न्याय नहीं मिलता, आप कोर्ट में जाओगे, वकील सबसे पहले तो थाने वाले भ्रष्टाचार करेंगे, फिर वकील के पास देने के लिए पैसा नहीं होता। ईमानदारी से अगर कोई किसी गांव में सच्चे लेवल पे पंचायत है, कहीं सही खाप का ढांचा खड़ा है, कोई भी अगर व्यक्ति प्रभावित है किसी चीज़ से, किसी पंचायती के पास जाएगा कि फलां आदमी मेरे को तंग कर रहा है, मैं इस चीज़ से पीड़ित हूँ, 10 आदमियों को इकट्ठा कर सकता है। वो उनसे पूछेंगे भाई क्यों तंग कर रहा है, तो इसको अगर दोनों की सहमति हो जाए, एक दूसरा गलती व खापों का सबसे बड़ा तरीका होता है, ये जो गलती करता है उसको गलती का एहसास करवा देते हैं, वह आपकी गलती है, और दूसरे को कह देते हैं कि आप की गलती इसने कर रखी है, ये आपसे क्षमा मांग लेगा, आप इसको माफ़ कर दीजिए। ये तरीका होता है। और अगर दिल से कोई गलती मानता और दिल से कोई उनको माफ़ करता है तो वो चीज़ें कोर्ट वगैरह में नहीं जाती, और इससे समाज को बहुत बड़ा एक फ़ायदा होता है। ना उसका पैसा खर्च हुआ, ना उसका टाइम खर्च हुआ, और उसको मुफ्त में न्याय भी मिल गया। दोबारा से वो इस तरह की गारंटियाँ भी पंचायतों में कि दोबारा आप इनको तंग नहीं करेंगे,
अगर तंग करेंगे तो काम आपके खिलाफ है, खाप आपके खिलाफ है। तो इस तरह बगैर कोई पैसा लगे गरीब आदमी को न्याय दिलवाने का सबसे सस्ता तरीका भी है। इसलिए इस ढांचे को बदनाम तो किया गया, क्योंकि हमारे विवाह शादी का जो नियम थे उनके खिलाफ कुछ बच्चों ने कदम उठाए, वहाँ खापों ने एक आध थोड़ा सा सख्त फैसला लिया, तो उस पर हालांकि खापों ने कोई ऐसा फैसला आज तक नहीं लिया जिस तरह उनको बदनाम किया गया, मगर इस तरह का फैसला ज़रूर खापे ले लेती हैं। जो बच्चे समाज के नियम नहीं मानते उनको सिर्फ ये तो कह दिया जाता है तू हमारा नहीं तो हम तेरे नहीं भाई, तू कहाँ कुछ भी कर जा, कहाँ कमा खा। मगर उसके बावजूद भी खापों को तालिबान ये वो कह करके बदनाम किया गया। खापे एक बहुत अच्छा माध्यम है समाज में ज़िंदगी जीने का। आप राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता जो है बन गए हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि किसान नेता बनने की जो प्रेरणा है आपने कहाँ से ली? क्या किसी विशेष घटना या किसी विशेष व्यक्ति का आपके ऊपर प्रभाव रहा एक राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता बनने का? हम जहाँ बैठे हैं पाछे मेरा खुद का किला है, 2-3 किले का किसान हूँ मैं। हमने पहले आपको बताया कि हमने दूसरे संगठनों में गए। बिजली का जो आंदोलन चला उसमें हमारे गांव में किसान यूनियन कमेटी बनी थी और मैं गांव की तरफ से कैशियर बनाया गया था, जो 20-20 रुपये प्रति कुडी लिए गए थे। मैं कैशियर था गांव का। वहां से मेरी शुरुआत थी संगठन में एज ए पदाधिकारी काम करना। उसके बाद मेरी एक आदत ने मेरे को आगे बढ़ाने में काम करा, वो थी उस समय तो मेरे को मजाक उड़ाते थे लोग। जैसे कोई समस्या आ गई, मान लो ओलावृष्टि कहीं होगी, पाला पड़ गया, फसल में कोई बीमारी आ गई, मैं उससे संबंधित कोई न कोई किताब लेकर के उसके बारे में सबसे पहले जानकारी हासिल करता। वे क्यों आई, इसका हल क्या है, और अगर हम सरकार से मांग करें मुआवजे की तो प्राकृतिक आपदा राहत कोष के तहत कितने रुपये प्रति एकड़ मिल सकता है। ये सारे के सारे आंकड़े सबसे पहले लेकर के उसके बाद में भाईचारे की पंचायत में जाता और वहाँ जा कर के जब पूरा पंचायत इकट्ठी होती और कहती वह फलां फसल की बीमारी आ गई, इसका हमने मुआवजा मांगना चाहिए, तो मैं वो जो मैंने तैयारी की, जो मैंने पढ़ा, फिर मैं पंचायत में वो आंकड़े रखता कि प्राकृतिक आपदा राहत कोष के तहत हमारे को इतने रुपये मिल सकते हैं इस प्रक्रिया से। तो लोग इन बातों से प्रभावित होकर के हमारे भाईचारे ने कहा कि आप सही चीज़ है। वहाँ जब हम टेबल पर जाते, अफसर के सामने बात होती तो हम फैक्ट रखते, तो अफसर भी दुरुस्त करते, हाँ यही कानून है। तो भाईचारा इस बात से प्रभावित होकर के हमारे संगठन का मेरे को अध्यक्ष बना दिया गया। और जब मैं अध्यक्ष बन करके एक अध्यक्ष के नाते संघर्ष शुरू करे, सरकारों के साथ डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ, बातचीत एक अध्यक्ष के तौर पे करता रहा, तो हमारे संगठन को अचीवमेंट भी खूब मिली। बहुत से संगठन ऐसे हैं जिन्होंने आंदोलन लड़े तो सही, कुछ साथी तो लड़ते ही नहीं, कुछ साथियों ने आंदोलन लड़े मगर जीते एक नहीं, और हमने जितने भी आंदोलन लड़े हारे एक नहीं, सारे आंदोलन जीते। किसी आंदोलन में आज तक हमने हार का मुंह नहीं देखा है। हाँ, जो बहुत बड़े आंदोलन रहे, कुछ आंदोलनों में हमारे को जेल में तो डाल दिया गया उठा करके, कहीं धरने से कहीं जुलूस से, मगर हार के मुंह लटका के हम घर नहीं आए। उसका मेन कारण ये था कि किसी भी आंदोलन चलाने से पहले हम तैयारी करके जाते हैं, इसलिए हमारा सम्मान बढ़ता गया। लंबा समय होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर के संगठनों का जो एक संगठन है संयुक्त मोर्चा, उसमें भी हमारे को इज्जत दी गई। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी है राष्ट्रीय स्तर की 31 आदमियों की, उसमें हम कोऑर्डिनेशन कमेटी हैं। राजस्थान
हरियाणा और जम्मू कश्मीर के संयुक्त मोर्चा की तरफ से प्रभारी है। आपने अभी जिक्र किया कि आप जेल भी गए, तो जेल क्यों गए वो तो आपने बता ही दिया कि किसानों की लड़ाई के लिए गए, किसानों के मुद्दों के लिए गए, लेकिन जेल जाने का अनुभव कैसा रहा और फिलहाल वर्तमान में आपके ऊपर सरकार द्वारा कितने मुकदमे चालू किए गए हैं, कितने मुकदमों से आप अभी भी लड़ रहे हैं? ये शुरू में जब हमारे को जेल में ले जाया गया, वो घटना थी 13 में ही थे। हम एक मजदूरों के आंदोलन में सपोर्ट करने गए थे। कैथल की ये बात है, कांग्रेस का राज था। मारुति के मजदूर, हमारी मानेसर के अंदर एक घटना हुई थी, 2200 मजदूर मारुति से निकाल दिए गए थे। हम उनकी सपोर्ट में गए थे। मैं उस समय मेरी खाप का अध्यक्ष था। वहाँ हमारे ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला उस समय उद्योग मंत्री था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था। उनका मारुति में कोई इंटरेस्ट होगा, बात सुननी तो दूर रही, लाठियाँ मार करके सारे मजदूरों को अंदर डाल दिया गया। हमारे ऊपर गलत 307 की धाराएं लगा करके जेल में रोक दिया गया। रही बात अनुभव की, शुरू में हम गिरफ्तार हुए तो हमने भी ये था जेल पता नहीं कैसी होती होगी। अब तो साल में 1-2 बार तो हम अपने आप गिरफ्तारियां देते हैं। जब कोई मुद्दा मान्य नहीं होता, हम ये कह करके गिरफ्तारी देते हैं। क्या इस देश के अंदर कैसा प्रजातंत्र है जब जनता की आवाज ही नहीं सुनी जाती? हम कोर्टों की तरफ या थानों की तरफ जाते हैं कि हमारे आवाज़ सुनिए, तो उठा करके जेल में डाल दें। 5-7 दिन हमारे ऊपर कोई केस डाल देते हैं, 5-7-10 दिन में उसकी बेल करवा कर लेते हैं। अंदर जा कर के ये अनुभव है, देख खाना खूना तो जेलों में कुछ होता नहीं, मगर आजकल जेलों में इतनी तंगी वाली बात भी नहीं है, 24 घंटे लाइट रहती है। हम तो किताब पढ़ते रहा अगर देखा नहीं कर दे। जेल में अगर डाल दिए, मैं तो ये भी नहीं कहा अगर आप मेरी जमानत करा लो, कोई संगठन के साथी करवा लें, घर घूर के करवा लें तो ठीक। मैं तो उसी दिन कह दिया करूँ, भाई मेरी किताबें भेज दो, अंदर बैठा बैठा पढ़े जाऊँ। जिस दिन जमानत हुआ है उस दिन कोई जेल में से कोई न कोई कह दिया आपकी जमानत होगी, उठा के जोड़ा घर आ जाए। ये अनुभव है जेलों का। रही बात केसों की, अब मेरे ऊपर थोड़े केस हैं फिलहाल। एक टाइम था कि हमारे गांव का माहौल थोड़ा डगमगा गया था। एक बाबा की घटना पर 2 ग्रुप बन गए गांव में। मैं मेरी खाप का अध्यक्ष था, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं था, मगर दोनों ग्रुप मेरे ऊपर तीखी नजर रख रहे थे। ये किसकी तरफ? क्योंकि एक भी व्यक्ति गांव में ऐसा नहीं था मेरे सिवाय जो ग्रुप में ना हो। मैं बड़ा दुखी था, खाप का अध्यक्ष था। खाप का अध्यक्ष होने के नाते जब मैं मेरे गांव में शांति नहीं बनवा पा रहा तो क्या का खाप का अध्यक्ष? मैंने वो से दुखी होकर के खाप से इस्तीफा देना था। भाई प्रधानी से इस्तीफा दे, कोई और प्रधान बन जाएगा, शायद इसमें शांति हो जाए। मैंने खाप का और बहाना नहीं मिल पा रहा था मेरे को। मैं एक पार्टी की टिकट लेके राजनीति में चला गया। मैं तो राजनीति करूंगा, खाप का अध्यक्ष नहीं रहना ना। मैं किसान संगठन से भी इस्तीफा दे दिया। असल कारण था मेरे गांव का माहौल। मेरे गांव का माहौल ठीक नहीं था। मैंने उस समय एक पोस्ट भी डाली थी फेसबुक पे। वैसे मैं ज़्यादा फेसबुक वगैरह यूज़ नहीं करता, मेरे को पता नहीं ना मैं पढ़ता, लेकिन उस समय मैंने एक लड़के से डलवाई थी। गलत दिशा में जाती हुई भीड़ से अकेला वाला, उसके ऊपर पढ़े लिखे बच्चों ने इतनी प्रतिक्रिया दी मेरे गांव के प्रधान जी, हम सही दिशा में। 10,000 से ज़्यादा कमेंट है उसके ऊपर, क्योंकि हमारा डेरा बड़ा मान्या हुआ है। दोनों ग्रुप अपने आप को सही दिशा मान रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गलत दिशा में है आप। अरे बाबेों की लड़ाई में हम घरबारियों का मतलब क्या? वो बैठेंगे तो बैठ जाएगा, क्या लेना देना था हमारे को? हमने तो पूजा करनी थी, किसी ने करनी थी तो कर लेता, नहीं करनी थी ना कर लेता। हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं था, मगर पूरा का पूरा गांव उबड़ रहा हुआ था। मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे करके जब एक पार्टी ने मेरे को टिकट दे दी, इंडियन नेशनल लोक दल ने मेरे को टिकट दे दी, और मैं लोकसभा का चुनाव में गया तो मैंने एसपी मेरे को कहने लगे, आपको मुकदमों का पता है आपके ऊपर कितने हैं? मैं कहने लगा, मेरे ऊपर कितने मुकदमे हैं? मैं तो जहाँ जेलों वगैरह में गया हूँ वो कट गया, लेकिन सच्चाई में 36 जमानतें लेनी पड़ी मैंने 15 दिन के भीतर।
क्योंकि कहीं 10 साल पहले कहीं कहीं मुआवजा का आंदोलन था, सड़क पे 5 मिनट बैठ गए, वो भी मुकदमा है। कहीं मजदूरों के साथ चले गए, वो भी मुकदमा है। कहीं किसानों के साथ चले गए, वो भी मुकदमा है। कहीं बिजली का आंदोलन में चले गए, वो भी मुकदमा है। 36 बेल लेनी पड़ी। आज तो मेरे ऊपर 2-3 ही मुकदमे हैं। इतनी जमानत लेकर के जब मैं फिर मेरी हालात ये होगी, इलेक्शन तो लड़ लिया, हालात ये होगी कोर्ट में बेल लेने के बाद तारीख पे जाना जरूर है। एक महीना तो लगातार ये चल रहा कि कई बार अलग अलग कोर्टों में 3 तारीख एक दिन में, 2 तारीख का कोर्टों में हमने एप्लीकेशन भेजनी पड़े। मैं फलानी कोर्ट में हूँ जी, मैं आ नहीं सकता। इतनी बुरी हालत मेरी इन्होंने करी। मगर कुछ दिन के बाद हम एप्लीकेशन कोर्टों में लगाते गए। मेरी तो ये हालत तक रखी थी, मैं ऐसा कुछ नहीं। कुछ वकीलों ने मेरे से फीस नहीं ली, सामाजिक वकील थे ज़्यादातर। सारे मेरे केस ज़्यादातर यहाँ हिसार में बेनीवाल साहब लड़ते थे। इसी तरह कैथल में हमारा वकील था, वो लड़ता था। कुरुक्षेत्र में अलग वकील था। सारे किसानों के ही वकील थे। अगर वो वकील मैंने पैसे में किए होते तो मेरी तो ज़मीन बिक जानी थी। 36 केस थोड़े नहीं होते। मगर कुछ बहुत अच्छे जज हमने मिले। किसी ने 5 तारीख लगाई, किसी ने 7 लगाई। फिर उन पुलिस वालों को बुला। हमारे ऊपर ज़्यादातर गवाह पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि ये किसानों के जो केस होते हैं इनके ऊपर पुलिस वाले ही गवाह होते हैं। भाई मैंने देखा रोड के ऊपर बैठा था, मैंने देखा ये लाइन पे बैठा था, मैंने देखा ये एसडीओ को धमका रहा था, मैंने देखा ये एडीसी के साथ बदतमीजी करा। तो इस तरह किस्म के केस लगाते हैं। सरकारी कार्य में बाधा डालना, मिसबिहेव करना, इस किस्म के केस बढ़ाते हैं हमारे ऊपर। रोड रोकना, रेल रोकना, ये केस। अब तो मेरे ऊपर मात्र 4 केस बाकी हैं। मैं सारे केसों में बरी हो चुका हूँ। आपने बताया कि आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से आपने टिकट लड़ा, लेकिन वर्तमान समय में आप अपने आप को किस राजनीतिक पार्टी से जोड़ते हैं, और अगर जोड़ते हैं तो क्यों? मैंने बता दिया, मेरा मकसद सिर्फ प्रधानी से इस्तीफा देना था। मैं दुखी था मेरे गांव की मौत से। मैं मेरे गांव में शांति नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरा खुद का परिवार पार्टी में था और पार्टी में भी दोनों में। दूसरा के तो मैं क्या करूं, मेरे वाले मेरे को नहीं मान रहे थे। वो मेरे को शक की नज़र से देख रहे थे। मैं जब उनको यूं कह रहा था कि तुम्हारा क्या मतलब है यार इस मामले से, या प्रशासन के साथ विवाद हो गया। मेरे परिवार के 8 व्यक्ति 307 में जेल के अटके आए। मैं मुखिया हूं, खाप का मुखिया हूं। सारा प्रशासन मेरी राम राम करता है। मेरे परिवार के लोग मेरी नहीं मान रहे। 2 महीने में जमानत हुई। मैंने उनके जमानत के लिए घूमना भी पड़ा बाद में। मैं इन सभी बातों से दुखी होकर के खाप की प्रधानी से इस्तीफा दिया था मैंने। एक बहाना था राजनीति में जाने का। राजनीति पैसे वालों की होती है, हमारा संसाधन ही नहीं हमारे पास राजनीति का। वो तो ठीक है, उस समय उनकी पार्टी बिखरी हुई थी, उस परिवार के साथ मेरे संबंध थे। व्यक्तिगत तौर पर अभय सिंह चौटाला की राजनीति में आदमी भी खुद के लिए, जनता उसको समझे ना समझे, जिसके साथ उसकी राम राम है, बहुत अच्छा इंसान हो, साफ दिल का, आत्मा का है। उस समय उन्होंने कहा प्रधान जी इलेक्शन लड़ोगे? मैंने कह दिया हाँ लड़ूंगा, क्योंकि मेरे को तो एक बहाना चाहिए था कोई न कोई। और तुरंत इलेक्शन लड़ने के तुरंत बाद, जब हमारे पास संसाधन रहा था ही नहीं राजनीति में जाने का, क्योंकि राजनीति वालों को तो हर रोज़ मीटिंग करनी है। कभी पोस्टर वार कर रहे हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है, कभी स्टेट की मीटिंग है। मैं बस में जाऊं तो बसों में तो जगह भी नहीं मिले। तो वो एक गाड़ी उन्होंने दे दी, इलेक्शन का खर्चा दे दिया। हालांकि 5-7 लाख रुपए मेरे घर पे भी लग गए। और भाईचारा ने बाद में मेरे रिश्तेदारों ने मिल करके मेरे को दिया, क्योंकि मेरे पास तो था ही नहीं। 25 लाख रुपए एक बोलेरो गाड़ी दे दी। इलेक्शन लड़ने के बाद उन्होंने गाड़ी मंगवा ली, मैंने गाड़ी वापस दे दी। 37 लाख रुपए हमारे कुल खर्च आया इलेक्शन में, क्योंकि 10 दफ्तर चलने थे। गांव में जो दफ्तर चल रहा था उसका 12 लाख का खर्च था। गांव की गाड़ियां चल रही थी, गांव का भाईचारा वोट मांगने जा रहा था, वो रह गया। बाकी सारा का सारा बाहर का 25 लाख में निपट गया। उसमें 4.5 लाख के करीब मेरा रिश्तेदारों ने, भाईचारे ने मेरा माड़ा डाल रखी थी। 8 लाख के करीब हमारा पेंडिंग रह गया। उस समय तो पार्टी के लोग कहेंगे
हम आपका नहीं रखेंगे, आपका देंगे। मगर कुछ समय के बाद वो भी भूल भाल गए। जब मैंने वो पैसे ब्याज पे उठा रखे थे, जब वो ब्याज बढ़ने लगा तो जाहिर सी बात है मैं मायूस रहने लगा, भाई पैसे कहाँ से दूंगा। तो रिश्तेदार वगैरह इकट्ठे हुए, एक दो साथी ने पूछा भाई आप मायूस क्यों हो रहे? तो मैं बताया कि मैं इस तरह मायूस हूँ, मैंने देने हैं पैसे। तो फिर कुछ भाई से लिए, मेरा छोटे भाई का साधन ठीक है, उससे लिए, कुछ रिश्तेदारों ने कर करके 8 लाख रुपए वो दे दिया। आज मैं कोई कर्जदार नहीं हूँ, मैंने उनको भी कहीं न कहीं से इधर उधर करके अब वो पूरे कर चुका हूँ। अगर राजनीति के तौर पे बात की जाए तो आपका सबसे पसंदीदा राजनेता कौन है आज वर्तमान समय में? देखिए, हाँ, राजनीति एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है और हर आदमी की अपनी नज़र होती है। किसान की नज़र से अगर मैं देखूं, क्योंकि मैं आज राजनीति में नहीं हूं, अगर एक विधायक के तौर पे देखा, पूरे अभी पिछले दिनों आंदोलन चला था, लगभग 1 साल तक बॉर्डरों पर हम रहे। हिंदुस्तान में हज़ारों MLA, हज़ारों MP हैं। अगर किसान के हक में किसी ने इस्तीफ़ा दिया, उसका नाम है अभय सिंह चौटाला। इसलिए मैं MLA के तौर पर उनको, और वो विधानसभा में किसान की आवाज़ भी ठीक ठाक उठाते हैं। अगर हरियाणा के पिछले मुख्यमंत्रियों के या वर्तमान मुख्यमंत्रियों के बारे में मैं विचार करूं, हरियाणा में जितने भी मुख्यमंत्री आए सबने किसानों पर गोलियां चला रखी हैं। और मनोहर लाल खट्टर ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, सैकड़ों किसान बॉर्डर पर मर गए, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं बोला। यहाँ भी एक सामाजिक आंदोलन 32 आदमी मार दिए, एक बाबा का आंदोलन में मार दिए। यानी ये तो गोली चलाने से बाज ही नहीं आ रहा। इस के आंदोलनों के दौरान 200 से ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में पुलिस ने गोलियों से मार दिए लोग। उस नज़र से अगर देखा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों पे गोली नहीं चलाई, वो सही है। अगर प्रधानमंत्री की नज़र से हम देखा, एक किसान की नज़र से, आज जैसे कॉस्ट है किसी भी फसल के ऊपर और भाव जो दिया जाता है उसमें काफ़ी अंतर है। हमारे को लागत भी नहीं मिल पाती। एक ज़माना था HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने रिपोर्ट करवाई थी कि फसल पे लागत कितनी आती है और क्या किसान को लागत मिल पाती है। वैसे तो बाद में C2 कहा गया 1 रुपया लागत हो तो 1.5 रुपया देना चाहिए, मगर लागत के बगैर भी किसान, लागत के बराबर भी किसान को भाव नहीं मिला। उस समय HD देवगौड़ा ने कोशिश की थी, गेहूं के ऊपर लागत 700 रुपये थी, भाव 450 कुछ 500 के लगभग था। उस समय कहा था कि 2 साल में मैं इनको लागत के बराबर ले आऊँगा। एक बार जब 10 रुपये गेहूं के बढ़ते थे क्विंटल के साथ, एक समय ही 100 रुपये उस व्यक्ति ने बढ़ाया था, यानी 20% लगभग गेहूं का भाव एक बार ही बढ़ाया था। तो प्रधानमंत्री की नज़र से देखा तो HD देवगौड़ा मेरे को एक्स प्रधानमंत्रियों में सबसे अच्छा लगता है। और मोदी जी के और मनमोहन सिंह के टाइम में तो किसान पीछे ही गया, क्योंकि इन्होंने तो कॉरपोरेट की हित की नीतियों को बढ़ावा दिया है, किसान को पीछे ही खींचा। इन सारी बातों को देखते हुए प्रधान जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। आपका इतना सा एक्सपीरियंस है, इतने सालों से आप किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो किसान का भला किस प्रकार से हो सकता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस मामले में? देखिए, जहाँ नीतियाँ बनती हैं वहाँ पर किसान का प्रतिनिधित्व नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि देश के अंदर संगठन है जिसका नाम है CACP, जो भाव तय करता है, कि सिफारशी संस्था है। वो पूरे हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों से आंकड़े इकट्ठे करते हैं। जैसे हमारा इस हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है HAU हिसार, हाँ, इसमें पंजाब में लुधियाना, इस तरह विभिन्न जगह यूनिवर्सिटियाँ हैं। और CACP का एक सेक्रेटरी होता है, वो सारे के सारे यूनिवर्सिटियों के आंकड़े इकट्ठे करता है और उसको इकट्ठे करके और एक तय मानक बना करके सारे के सारे औसत निकाल करके भाव तय करने के लिए कैबिनेट को सिफारिश करता है। वो सिर्फ सिफारशी संस्था है, मानना ना मानना कैबिनेट का बात। जब तक CACP स्वायत्त तौर पे नहीं होगी और सही मायने में
वो आंकड़े इकट्ठे कर करके हर कोस्ट का और हर फसल की कोस्ट सही मायने में कैबिनेट के सामने नहीं रखेगी, तब तक मुझे नहीं लगता किसान को भाव मिलेगा। और जब तक किसान को भाव नहीं मिलेगा तो किसान की स्थिति सुधर भी नहीं सकती है, क्योंकि ये विकास का जो मॉडल है ना देश का, ये किसान के खिलाफ है, कुदरती तौर पर किसान को उजाड़ने वाला है। तो उस हिसाब से पूरे देश के किसान को एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बने, C2+50 पे किसान को भाव मिले और CACP किसान में किसानों के प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि वो 4-5 आदमी होते हैं, उसमें आज RSS के लोगों का कब्जा हो गया, जिसकी वजह से आज किसान और पिछड़ता जा रहा है। जब तक वहाँ हमारी आवाज़ नहीं जाएगी तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। आप समय समय पे किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं, तो क्या कभी सरकार की तरफ से आपको धमकी मिली है कि किसानों की आवाज़ उठाना बंद कर दो, नहीं तो आपको जेल में डाल देंगे या फिर जान से मरवा देंगे? देखिए, जेलों में तो सरकारें हमें डालती ही रही हैं, इसमें धमकी क्या, हम तो वास्तविकता भी कर रही है। हाँ, 1-2 बार थोड़ा सा ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश करी, किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि हमें आपको मरवा देंगे, मगर 1-2 बार सरकारों की तरफ से इशारे आए हैं, पुलिस के द्वारा, CID के द्वारा इशारे ज़रूर आए हैं। सरकारों, इस सरकार में तो काफ़ी 1-2 बार कोशिश करेगी, पिछली गवर्नमेंट में भी, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ऐसा, कि आपको अच्छा सबक सिखा दिया जाएगा कभी न कभी, आप थोड़ा सा शांत रहिए। इस तरह की भाषा कई बार कही गई, मगर हम किसान हैं भाई, आवाज़ नहीं उठावा तो मर रहे हैं, उठावा तो मर रहे हैं, हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। भाई सरकारों का तो ये काम ही होता है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, अमेरिका, इंग्लैंड, इन्हीं दुनिया के हर कोने में आपका भाषण गूंजता रहता है, लेकिन कभी भी उस भाषण में या फिर कभी भी इंटरव्यू में आपने ये नहीं बताया कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। क्या आप ग्रेजुएट हैं, या फिर आपने MA पास किया है, या फिर आपने स्कूलिंग की है? आपकी पढ़ाई के बारे में बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ कहाँ से की है और कितनी की है? बेसिक पढ़ाई मेरी थोड़ी है, स्कूल तक ही हूँ, मैट्रिक तक ही मैं पढ़ा बेसिक। लेकिन जब मैंने अभी इग्नू से BA भी किया है, 18 में मेरी BA इग्नू से की है मैंने, अभी मैं ग्रेजुएट हूँ। वो भाषण यूँ गूंजते हैं, एक एक्सपीरियंस के लिए स्कूली किताबें बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं किसी मुद्दे पर, देखिए अभी बाढ़ का बड़ा इशू हरियाणा में, अभी हम आंदोलन भी करने जा रहे हैं। जब हम आंदोलन करते हैं, मैं आंदोलन से पहले उससे संबंधित विषय के बारे में, बाजार में बहुत सी किताबें होती हैं, उनके बारे में मैं वो किताबें लगातार पढ़ता रहता हूँ। जैसे अभी बाढ़ की बात है, हमने सबसे पहले क्यों बाढ़ आई, उसके बहुत से कारण हैं। अभी पता नहीं 2-3 एडिटोरियल आ लिए, किताब भी है पुरानी, कि ये विकास का मॉडल है जो हमारे कुदरती नालों के ऊपर पुल नहीं बनाते, रोड बना देते हैं, इसकी वजह से विनाश का कारण बना। पहले कारण, फिर उसका समाधान। दोनों तरह की पुस्तकें बाज़ारों में अवेलेबल होती है। अब तो नेट का ज़माना है, बालकान कहाँ, एक बार भाई वो किताब, इस तरह की किताब को निकालो, वो आ जाती है, पता नहीं कितनी बुक आ जाती हैं। या तो उसको हम बाज़ार से मंगवा लेते हैं, या नेट से भी उनको सुनने की भी सुविधा है आजकल, तो फ़ोनों में बच्चे सुनवा देते हैं। क्योंकि मेरी आदत है, मैं जिस विषय के ऊपर बोलता हूँ सबसे पहले उसमें थोड़ी बहुत तैयारी करता हूँ। हवा में बातें करने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए ज़्यादातर बात मेरे भाषणों में फैक्ट होते हैं, और फैक्टों की वजह से ही ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि अगर जिस विषय में बोल रहे हैं उसके सही फैक्ट हम भाषण में यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बिल्कुल ये बता रहे हैं कि ये ज़रूरी है, तो उसका एक असर होता है, जनता उसको सुनती है। फिर वह कहीं न कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अफसर लोग भी है, वो उसको देखती है कि फैक्ट सही बोल रहा है, फिर उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी होती हैं, उनके वो माननी भी जाती हैं बातें। समय समय पर इतने सारे किसान आंदोलन हो जाते हैं या फिर मजदूरों के आंदोलन हो जाते हैं, और हर जगह आप जाते हैं, तो आपके पास पैसा कहाँ से आता है? आप एक 2 किले के ज़मींदार हैं, और आपके पास पैसा कहाँ से आता है? पहला क्वेश्चन ये है। साथ के साथ ये भी बताइएगा कि किसान आंदोलन जो होते हैं उनके पास जो आंदोलन किए जाते हैं उनके पास कहाँ से आता है पैसा? आपको पता है, आप किसान नेता हैं। पहली बात तो मैं बताता हूँ, जो मीटिंग वगैरह में जाता हूँ, मैं बसों में जाते हैं, और बसों का किराया तो वहन किया ही जा सकता है, क्योंकि मीटिंग को महीनों में हुई, 2 महीने में, 4 महीने में।
रही संगठन के आंदोलन की बात, जब हम धरना वगैरह लगाते हैं, सबको पता है कोई भी सामाजिक आंदोलन सामाजिक डोनेशन के बगैर चलता नहीं, पैसा किसान देता है। ये जितने भी आंदोलन चलते हैं वहाँ लंगर भी किसान लगाता है। मान लो पिछले दिनों एक उदाहरण दूंगा, वहाँ खेड़ी चौपटा पे मुआवजा का आंदोलन लड़ा था। मेरी जेब से तो 3-4 हज़ार रुपये खर्च हुए थे, मैं अकेला जाता था, बस मोटरसाइकिल का तेल ही लग गया। मगर उस धरने पे कई लाख रुपए लग गए। वो किसने दिया? किसानों ने ही। गांव इकट्ठे हुए, गांव ने इकट्ठे होकर के वहाँ चंदे दिए, गांव ने ही वहाँ जलेबियाँ तक चलाई, हलवा चलाया। वो अपने आप किसान जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने आप सारा खर्चा वहन कर देते हैं। आज भी 60-70 हज़ार का बैलेंस है। अगर खेड़ी तहसील के अंदर हमारी मीटिंग होती है, चाय पानी होती है, या उसमें हमारे को वो उस विषय में कहीं जाना होता है, गाड़ी करनी होती है, उससे पैसे से होती है। ये सामाजिक जो संगठन है समाज के पैसे से चलते हैं। इनका बाहर से कोई लेना देना नहीं होता, ना इनका स्पेशल। जब हमारे को ज़रूरत होती, कापियाँ भी हमारे पास, जब फ़िलहाल हमने मीटिंग रख रखी हैं, रैलियाँ भी करेंगे, तो समाज के पैसे से जाहिर सी बात है हम जो जिन्हें परमात्मा ने दे रखा, जिनके पास संसाधन है, उनसे हम पर्सनल ये भी कहते हैं भाई हमारे को डोनेशन दीजिए। पर्चियाँ कापियाँ होती हैं हमारे पास, कापियाँ में पर्चियाँ काट लेते हैं थोड़ी बहुत जब ज़रूरत होती है। अपने आप जब धरने लगते हैं समाज अपने आप देता है, जब ज़रूरत होती है कभी कापी कुप्पी में पर्ची काट ली, और उसका हमारा एक स्पेशल कैशियर होता है, कमेटियाँ होती हैं, उनमें हिसाब होते हैं। तो सारा ये समाज के पैसे से चलता है। अगर मैं घर तक इतना काम करना जी, मेरी तो ज़मीन बिक लेंदी कई दिन तक। ये भाईचारा का पैसा, भाईचारे के साथ। धरातल पर इतनी मजबूत प्रोफाइल होने के बावजूद आप सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं देते, ना आप यूट्यूब पे हैं, ना फेसबुक पे हैं, ना इंस्टाग्राम पे हैं। लेकिन जो आपके साथी हैं, राकेश टिकैत हो गए और गुरनाम सिंह चुड़ूनी हो गए, और बहुत सारे साथी हैं, किसान साथी, जो एक मजबूत प्रोफाइल के साथ सोशल मीडिया पर भी लिस्टेड हैं। लेकिन आपकी धरातल पर बहुत ज़्यादा मजबूत प्रोफाइल है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप क्यों नहीं दिखाई देते? इसके पीछे क्या कारण है? आपकी टीम कहाँ पर है? सोशल मीडिया पर काम नहीं कर रही क्या आपकी टीम? देखिए मैं बात बताऊँ, हम किसान हैं और हम किसानों की तरह से ही सोचते हैं। ये सोशल मीडिया आया है 5-6 साल तक, ज़्यादा घना लंबा मामला नहीं हो। खुद तो मैं सिर्फ देख लूँ फेसबुक पर, ज़्यादा नहीं। मेरा कोई भी भाषण है 25 और 30 लाख से कम नहीं चलता, मगर वो दूसरों के चैनल पर चलता है। हमारा खुद का फेसबुक पे थोड़ा बहुत एक आधा बच्चा ने कोई बनाया, कोई आंदोलन चला, 2-4 दिन आंदोलन चला, उसमें पोस्ट डाल दी, ज़्यादा नहीं होता उसमें। मगर उन साथियों ने सोशल मीडिया पे पहले ध्यान दे दिया। हालांकि ये तो गुरनाम चुड़ूनी तो नोमी फैल है, इतनी तो बेरा भी नहीं कहेगा, दूसरे बच्चे काम करें। राकेश टिकैत के +2 पास है, दिल्ली पुलिस का हवलदार भी रहा है और सिपाही लग गया था। ज़्यादा मेरी समझ जानकारी उसने भी है नहीं है, दूसरे बच्चे ले रहे। लेकिन इन दोनों के संगठनों के पास पैसा है मेरे भाई, और पैसा होने के से ये अपना एक ऑफिस में सोशल मीडिया के लिए स्पेशल आदमी भी रख सकते हैं, अपना एक सेक्रेटरिएट भी चलवा सकते हैं। पैसे से सब कुछ होता है। पता तो हमने भी सारी चीज़ें का, लेकिन हमारे पास एक भी आदमी पेड़ नहीं है। ठीक है, कोई आंदोलन आ गया और लड़ लिया, भाईचारा ने साथ दे दिया, आंदोलन निमड़े अपने अपना घर आएगी। संगठन है हमारे पास 10 जिलों में, हरियाणा में आज हमारा संगठन है, राजस्थान में भी हमारा कैडर खड़ा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, आउटर दिल्ली में भी है, 4 स्टेटों में संगठन है। मगर वो सारे के सारे हमारे जो साथी हैं ना, वो भी आंदोलनकारी हैं। आंदोलन होगा सब आ जाएंगे, और आंदोलन नहीं होगा अपनी अपनी खेती करेंगे जा करके। वो जो संगठन है राकेश टिकैत के संगठन के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, उनका तो सेक्रेटरिएट ऑफिस सब कुछ चलता है। और आंदोलन के बाद गुरनाम सिंह चुड़ूनी के पास ही पैसा आ गया, 1 करोड़ से ज़्यादा की तो उसके पास गेहूं की बचत हो गई थी। जब हमने ये आंदोलन चल रहा था, हमने पूरे हरियाणा में अपील करी थी सारे गाँव, हम भाई गेहूँ इकट्ठी कर लो, अगर आंदोलन लंबा चला तो हम लंगरों में डालते। हमारे पास जितनी ट्रैलियाँ गई, मेरे पास लगभग 70-80 ट्रैलियाँ गेहूं की भर के गई, मैंने तो लंगरों में डलवा दी उसी समय। वहीं
भाई आप इस लंगर में डाल दो, आप इस लंगर में। वहाँ आटा पिस गया और वो लंगरों में रोटी खा ली लोगों ने। गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने सारी की सारी पीपली डलवा ली, आंदोलन जल्दी संपन्न हो गया। उसकी तो 98 लाख की पता नहीं कितने की गेहूँ एक दिन में बेची उसने। तो हमारे पास इतना संसाधन नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप गुरनाम सिंह चुड़ूनी को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं? आपने उनको कहा नौवीं फैल, ना। और साथ की साथ नहीं, मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ। वो वास्तव में कम पढ़ा लिखा है, खेती करता था, वो आदमी फाइटर है, लड़ाका है, टारगेट नहीं कर रहा मैं। वो वास्तव में कम पढ़ा लिखा है, मेरे साथ तो लंबा काम करा। नहीं, आपने एक और उनके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया कि उन्होंने किसानों की गेहूं को इकट्ठा किया और बेच दिया। और मेरे भाई एलिगेशन नहीं है, मैंने उनको बताया उनके संगठन के पास पैसा है, गेहूं बच गई, आंदोलन संपन्न हो गया, उसने बेच दी, अपने संगठन में यूज कर रहा है। अब उसने उसके संगठन से डलवाई थी, वो एलिगेशन नहीं है, वो सच्चाई है। एलिगेशन होता है वो उसने मतलब मैं इस भाषा का इस्तेमाल करूं, किसानों से धोखा कराया। उसने गोदाम में गेहूं डलवा रखी थी, आप पता कर सकते हो, पता कर लो जाएगा। उसने एक गोदाम में गेहूं डलवा रखी थी, वो आंदोलन संपन्न हो गया, फिर तो उसके संगठन ने इकट्ठी करी थी, उसने बेच दी, अपने पैसे ले रहा है, बरत रहा है। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चुड़ूनी, इनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं, इनके पास सोशल मीडिया की टीम है, तो आप इनको भी बोल सकते हैं कि आप मेरा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाइए। चलाएंगे भाई, अपने अपने संगठन चला रहे हैं सारे, हाँ साथी हैं, हम लड़ रहे हैं, इकट्ठे लड़ रहे हैं, मगर प्रचार तो अपना करेंगे ना, मेरा क्यों करेंगे वो तो उनका प्रचार उनका करेंगे। साथी तो आपके भी है ना, वो साथी आपके हैं, ये गांव बस है, सारा भाइयों का काम है, मगर रोटी तो सारे न्यारी न्यारी बनाओ है नहीं, इनकम के सोर्स तो सबके अलग अलग है नहीं, प्रचार तो सब अपना अपना करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत एक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के घर में जन्म ले रहा है, वो हमारा बड़ा किसान नेता रहा है, हमने तो शुरुआतें उड़त करी थी, तो उनका तो 2 पीढ़ी का संगठन है, जमे जमाए ढांचे हैं, 18 स्टेटों में उनकी यूनिट खड़ी है, हमारी तो 4 स्टेटों में है। जहाँ तक खापों की रेंज है, मैं तो वहाँ तक हूँ। राकेश टिकैत का तो बंगलोर में भी संगठन है, उसका तो राजस्थान हर जगह संगठन है, उनका तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का बनाया, आज का नहीं। तो उनका अपने ढांचे हैं, वो अपने तरीके से चल रहे हैं, हम अपने तरीके से। प्रधान जी, इंटरव्यू काफ़ी बड़ा लंबा हो गया, लेकिन एक आखिरी सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगा कि आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या रहेगा? इसका तो मन भी नहीं मेरा, सही मायने में बताऊं क्यों? क्योंकि जीवन का हम बेशक कोई न कोई टारगेट बना लें, अचीव भी कर लें, मगर सही मायने में जीवन को जो चीज़ दिशा देती है वो प्रकृति ही तय करती है। हमारे गांव में अगर बिजली के बिल बंद ना होते और मेरे को गांव का कैशियर नहीं बनाया जाता तो शायद मैं संगठन खड़ा नहीं करता, यूनियनों में जाता रहता। संगठन का पदाधिकारी बनने से हमने आगे चले, वो रास्ता एक तय हुआ ना। अगर मैं गांव की पंचायत में जाना शुरू नहीं करता तो शायद मेरे को खाप में सेक्रेटरी नहीं चुना जाता, खाप में सेक्रेटरी नहीं चुना जाता तो खाप का प्रधान भी कभी नहीं चुना जाता। ये चीज़ें जो तय करती है, प्रकृति तय करती है, ये एक माहौल तय करता है आगे की ज़िंदगी। भाई मैं कोई भविष्य वक्ता तो है नहीं, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। हाँ, मेरे दिली इच्छा एक ज़रूर है कि मैं आखिरी टाइम तक किसानों के बीच में, भाईचारे के बीच में कुछ ना कुछ करता रहूं, कुछ ना कुछ सेवा करता रहूं, और 2 पैसे का कहीं भी किसान को, मजदूर का फ़ायदा जहां हो उस का हिस्सा बनता रहूं। बस इतना ही मेरा लक्ष्य है। क्योंकि अभी बहुत दिन हो गए, बूढ़े भी होने लग गए, बालक जवान हो गए, शायद घना साई मैंने चलन भी दें, साल 2-4 साल पाछे घराएँ चौधर बड़का की आ जाएगी, फिर मैं इतना कहाँ चल पाऊँगा। आज आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, अमेरिका, इंग्लैंड ही नहीं, दुनिया के उस कोने से देख रहे हैं जहां पर ये तस्वीरें पहुंच गई हैं, वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि आपकी सुरेश कोत के बारे में क्या राय है। क्या सुरेश कोत किसानों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं सही मायने में सही तरीके से लड़ रहे हैं, या फिर उनको ये लड़ाई दूसरे तरीके से लड़नी चाहिए? इस बारे में आप एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी राय शेयर ज़रूर कर दीजिए।